अच्छा, इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। एक ये एनालॉगस है उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। तो मैग्नेटिक मोमेंट कहिए चाहे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहिए, और जो फार्मूला था इसका करेंट आई है, तो हम लोग कहे थे कि मैग्नेटिक मोमेंट आई ए है ना, ऐसे आई इसका करंट है इसमें, और एरिया इसका एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है। नॉर्मल वेक्टर ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मान लो ऐसे मान लो एन लूप है ना, सब सेपरेट है इसमें, तो फिर से इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट इसका एन आई है ना। फिर ये किसकी तरफ होता है, लूप में जो करंट होता है राइट हैंड थंब रूल से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना। सो एरिया करंट के डायरेक्शन से डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट किधर है। ये वेयर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स ना। तो लिख लो, ये भी इसको यूज करेंगे क्योंकि कहीं पे टॉर्क की जरूरत होगी तो n टाइम्स हो जाएगा। तो इस टॉर्क इसलिए n टाइम्स हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट n टाइम्स है। तो अब मैग्नेटिज्म में जहां पे भी जो हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, यदि उतने ही एरिया का उसी के अलॉन्ग लूप्स n टर्न्स होंगे, पूरे मैग्नेटिज्म में टर्न्स n होंगे तो n टाइम्स हो जाया करेगा, कोई भी चीज n टाइम्स हो जाएगा। जैसे मान लो एक ही जगह वायर है और n वायर्स हैं एक ही जगह, और कहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहीं अगले चैप्टर में, तो n वायर है तो n वायर से n होगा। टॉर्क में भी ऐसे होगा, टॉर्क के फॉर्मूले में भी फिर n आ जाएगा। यदि कोई पूछेगा कि इस पे मैं यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दूं इसके प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड, तो कहूँ कि टॉर्क कितना है, तो m क्रॉस b करोगे, m में अपने आप ही आ जाएगा, जिसमें आपको कैसे दिखेगा, एक लूप पर इतना टॉर्क है तो n लूप पे भी वैसे ही टॉर्क होगा, सेंस वही होगा, n गुना हो जाएगा। तो एक तो मैग्नेटिक मोमेंट को ये जानना था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। अब ये है मैग्नेटिक मोमेंट एक क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वैल्यू तो पढ़ ली हम लोग। ये मैग्नेटिक डाइपोल वर्ड कहाँ से आ गया, यहाँ पे डाइपोल नहीं है, तो सेंस वही है, खासकर जहाँ पे करंट एसोसिएट रहता है तो वहाँ पे इतने से काम चला लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे कि मैग्नेटिज्म इंडिविजुअल पोल, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है ना कि सेंस प्लस पोल है, माइनस पोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो सिंगल एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, बाद में देखेंगे। तो जैसे वहाँ दो पोल होता है, प्लस पोल माइनस पोल, वैसे ही यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल की बात करेंगे, वो अर्थ के मैग्नेटिज्म से डिराइव्ड है। तो डाइपोल वही, पूरा सेंस वही है, फार्मूले वैसे ही हैं, कभी एनालॉजी पूरा दिखाऊंगा भी कि किस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं चीज़ों को, पहले वो वहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं बताऊंगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल हर करंट एसोसिएट करता है, जैसे ऐसे करंट है तो ऐसे करेंगे तो इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, देखेंगे बाद में।
तो दो पोल की तरह बिहेवियर होता है, पर क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है, डिवाइस कह सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन है, तो उसको मैग्नेटिक डाइपोल। तो वो हो सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो व्हाट इज डिफरेंस? मैग्नेटिक डाइपोल तो एक डिवाइस है ना, एक अरेंजमेंट है, कोई क्वांटिटी नहीं है वो। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? क्वांटिटी है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसी को सिंपली छोटे में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। पर मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा अच्छा टर्म कहाँ दिखता है? जहाँ पे करंट होता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जहाँ पे मैग्नेट के अपने दो पोल होते हैं वहाँ पे, पर दोनों एक ही है, दोनों की वैल्यू का बिहेवियर एक ही है। टॉर्क उस पर लगेगा तो भी वैसे ही लगेगा, वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा कि यहाँ पे पोल है, उसके अपने स्ट्रेंथ होगा। जैसे आप देखे होंगे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो स्ट्रेंथ है उसका, पोल के अपने जो स्ट्रेंथ है वो तो प्लस क्यू माइनस क्यू है ना? नहीं, प्लस क्यू माइनस क्यू क्या है? उसका स्ट्रेंथ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? क्यू इंटू डी कहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू डी क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे दो पोल का अपना स्ट्रेंथ होगा, प्लस एम माइनस एम, और उनके बीच की दूरी फोटो बना दो, आगे आएगा। वैसे मान लीजिए मैग्नेट है ना, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये इनका माइनस वहाँ पे, जैसे वहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि एक्सप्रेशन माइनस क्यू टू प्लस क्यू की तरफ होता है ना, तो वैसे यहाँ पे भी माइनस एम प्लस एम ऐसे। तो ये जो माइनस एम प्लस एम है ये स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ है। यदि इनके बीच की दूरी हो गई कितनी? डी, तो यहाँ पे फिर मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? एम इंटू डी। मतलब ये इस तरह की एनोलॉजी है। हालांकि अभी फिलहाल जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बस रिलेट करवा रहा हूँ कि ये दोनों में क्या थोड़ा अलग दिख रहा हो ना, कि ये कौन सी बात हुई, मैग्नेटिक मोमेंट को ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे कहते हैं। तो वहाँ पे भी टॉर्क वैसे लेगा जैसे यहाँ पे लग रहा था, पर यहाँ पे थोड़ा सेंस नया क्या आया? करंट से डाइपोल बना था। तो फिर ऐसे कहें कि मैग्नेटिक डाइपोल को कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या मेजर करता है? तो कहें कि ये एबिलिटी है, कैपेसिटी है डाइपोल की, विच ट्राइज टू अलाइन अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रख दिए हैं कोई करंट कैरिंग लूप, या फिर कोई मैग्नेट रख दिए हैं, तो उसका वो स्ट्रेंथ है, जितना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज़्यादा अलाइंड होगा। किसके? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखें उसी के अलॉन्ग अलाइंड होगा वो। तो ये बिहेवियर, ये मैं जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया भी था कि इसकी बातें ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी एटम्स हैं सब उसके अपने इलेक्ट्रॉन हैं। खूब ज़्यादा बात होती है केमिस्ट्री में, तो जितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या एसोसिएट कर रहे हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए तो क्या होंगे? ट्राई करेंगे कि उनका, जैसे मान लीजिए ऐसे लगा दिए ना, और टेढ़ा घूम रहा था ऐसे ऐसे, मान लीजिए कोई करंट है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा तो करंट ऐसे माना जाएगा, और लगा दिए ऐसे, तो जानते हो कैसे ट्राई करेगा? ये ट्राई करेगा ऐसे होने की, मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट ट्राई करेगा उसके अलोंग अलाइन होने की। वो नहीं चाहेगा कि उस पर टॉर्क लगे, टॉर्क तो घुमा ही देगा उसको। मतलब उसके पहले जैसे मान लीजिए ऐसे करंट होगा और उसके प्लेन में लगा दिए मैग्नेटिक फील्ड, तो ट्राई करेगा ऐसे हो जाने की, घूम जाने की। इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये है एटॉमिक लेवल पे बात हो रही होगी। सो हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स क्या एसोसिएट करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। उनके अपने दो पोल होते होंगे और वो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो क्या ट्राई करने लगते हैं? अलाइन होने की। फिर उसके बाद खूब पढ़ते होंगे डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, पढ़ते हो ना? तो ये है।
मैग्नेटिज्म, जो इसका परमानेंट मैग्नेट चैप्टर है, जिसको पढ़ाऊंगा नहीं मैं, लेकिन बता दूंगा, रिलेट कर दूंगा, उतने से काफी हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बनते नहीं है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह हो जाता है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो एक तो ये याद रखना है कि दोनों सेम है। इतनी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, एक अरेंजमेंट होगा ये, लेकिन ये लगा देने पे क्वांटिटी है, जिसको सिंपली इसको तो क्वांटिटी ही कहने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं ना, अब जितना हो सकता है क्वेश्चन कर लिया जाए, नहीं तो फिर केवल पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। क्वेश्चन लिखो। देखो, फाइंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप find torque on current carrying loop shown in figure kept in magnetic field B is equal to B naught I cap plus B naught J cap. Find torque on current carrying loop shown in figure kept in magnetic field B equals to B naught I cap plus B naught J cap, where B naught is constant ना, मेंशन नहीं रहता तो मानिए कि चलते हैं कांस्टेंट है, और करंट I कैरी कर रहा है ना। इन ईच केस कर दे क्या, इन ईच केस इसको दूसरा मान लो, इसको पहला मान लो, और इसमें एक और ऐड कर लो ना। वाला तीसरा
अरेंजमेंट बता देता हूँ इसमें, क्योंकि मैग्नेटिज्म में अरेंजमेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये जो क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल है ना, ये वाला, इसको लंबा क्वेश्चन ऐसे लिखवा देंगे तो क्वेश्चन लंबा नहीं होता है। ऐसे कहते हैं कि ए बी सी, सो ए बी इज अ क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, BC is in YZ plane and CA is in XZ plane, मतलब ऐसे लिखा रहेगा। तो मैग्नेटिज्म में तो अरेंजमेंट बताने के लिए बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है यार, है ना। मैग्नेटिज्म में अरेंजमेंट बताने के लिए लंबा क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसे है, वायर ऐसे है, ये पार्ट ऐसे है, उसका रेडियस ये है, इस प्लेन में है। अब ये बताओ कि जरा देखो तो ये कितना खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड में ये सब रखे हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि यदि हम लोग इस पे सोचने लगे कि टॉर्क फोर्स कैसे लगेगा, किधर लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, किसके अबाउट, तो हो चुका, फिर नहीं दिक्कत होगी ना। तो यदि हम लोग रोटेशनल टाइप का सोचें कि फोर्स लगाएं और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, टॉर्क लें, किसी के अबाउट निकालना, तो हो जाएगा ये। एक बार जरा सोच के देखो, हो रहा है। तो कई बार हमें फार्मूले मैथमेटिकली जाना होता है, जो फार्मूला है, तो हमको लग रहा है कि बिना फार्मूले के सोच पाना बड़ा मुश्किल है, फार्मूला ही लगाना होगा। तो पर फार्मूले का एक क्लू है, आपके दिमाग में तो आ ही नहीं रहा होगा कि फार्मूला भी कैसे लगाएं। तो कई बार ये भी चैलेंज होता है कि फार्मूला जाने लग ही नहीं पा रहा है। तो अभी लग रहा है आप लोगों से फार्मूला लग रहा है, फिर लगाओ ये वाला। देखो सबसे सिंपल ये है, थोड़ा सा कठिन ये है, ये ढेर कठिन है ये वाला। ये लग रहा है आप लोगों का? हाँ कैसे? दो पार्ट मान के, मतलब सिमेट्रिकल है ना, उसके अबाउट एक पार्ट इधर मान लेंगे, एक पार्ट इधर मान लेंगे, और दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगा के निकाल। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो तो इधर इतना टाइम बहुत है। देखो ऐसे करेंगे ना, तुम कहीं और भी इसको यूज कर लेना, इस तरीके को। ये जो करंट है ना, इसको करंट ऐसे कहेंगे, ये करंट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और फिर यहाँ पे करंट ऐसे है, एक लूप बन गया होगा। और यहीं पे करंट ऐसे ही मान लो, तो बताओ यहीं पे करंट ऐसे है, यहीं पे करंट ऐसे है, तो जीरो करंट तो है ही। वहाँ पे वायर नहीं था ना यार, इमेजिन कर रहे हैं। तो यहीं पे इधर भी मान लो, यहीं पे इधर भी मान लो, तो कैंसिल। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा मानना गलत नहीं हुआ। और इस तरह की बात आप कहीं भी कर सकते हैं, मतलब कहीं और ज़रूरत पड़े ना वहाँ भी कर सकते हैं, और सही है। मतलब कहीं पे इमेजिन करेगा कि यहाँ पे बहुत सारी जगह कैविटी बनी होती है, कदो इधर भी करंट है, इधर भी करंट है, इधर करंट के नाम पे कंप्लीट ले लो, और इधर भी एक तो सिलेंडर ही होगा, तो बढ़िया है। स्फेयर में भी होता है, कहीं भी ले लो, है ना। तो ये सोच एक अच्छी चीज़ थी। अब हम लोग लिख लेंगे नहीं, यही तो दिक्कत रही होगी ना कि लूप कैसे लें। लूप का ना मैग्नेटिक मोमेंट होता है यार, अकेले खुले का थोड़ी होता है वो। तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? जे में है, इसका मोमेंट इधर होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखना एक अच्छी चीज है, तो लिख लेते हैं। तो इस पूरे लूप का मैग्नेटिक मोमेंट है ए इंटू बी, देखो एरिया ए बी जे कैप, ये समझ में आ रहा है? जे कैप, हाँ जे कैप ऐसे। और ये किधर है? आई कैप ना। तो ये कितना है? ए इंटू बी, ये भी है ए बी आई कैप। तो आई को पहले लिख लो, और क्या, मैं जे को पहले लिख दिया क्योंकि पहले एक देख लिया था। आपको नहीं लग रहा है कि अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है? दिमाग लगाओ तो गड़बड़ा जाएगा। ज्यादा अच्छा है कि इसके साथ क्या ले लेना, क्रॉस ले लेना, और कहना टॉर्क है एम क्रॉस बी। ठीक है, क्रॉस तो लेने आता होगा, तो इसका क्रॉस इसके साथ ले लीजिएगा। जो आएगा वो आई जे के में होगा, वो जो कुछ होगा। और मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो मैग्नीट्यूड बता देना,
मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो मैग्नीट्यूड बता देना। थोड़ी बहुत ये बात हो सकती है कि किसके अबाउट घूमेगा। याद है पिछले क्लास में बड़ा कठिन बात किया था, मैं कहा था कि पता नहीं तुम बताते हुए डर रहा हूं मैं, बोला था, बोला नहीं बोला था क्या, बोला था। तो ये यदि मैं इसको छोड़ दे तो किसके अबाउट घूमेगा ये? ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, फ्री छोड़ दे तो ना, फ्री छोड़ दे तो अच्छा ये मान लो रहे तो ये वाला न रहे तो ये वाला हटा देना, इसी के साथ ले लेना, यही ना। ये वाला न रहे तो आई वाला जो इस प्लेन में होगा उसके कारण इस पे टॉर्क लगे। अच्छा इसको एक और भी तो सोच सकते थे हम लोग। इमेजिन करो कि हम ये नहीं जानते हैं ना, ये फार्मूला फोर्स वाला जानते हैं, फोर्स से ही आया भी है ये, याद आ रहा है आप लोगों को? अरे फोर्स लगाकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई किए थे तो आया था ये, और फिर वहीं से एम भी आया था। आई ए को कहने लगे कि एम मान लेते हैं, भाई कहीं से कोई चीज कोई क्वांटिटी आती होगी ना तो एम तो वहीं से आया है। तो कैसे सोच सकते थे? मैं कहता कि बताओ इस पे फोर्स। अच्छा ये क्वेश्चन इन सब का आईटी वालों को फेवरेट है, वो कहते हैं नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे। अब फिर क्या कहेंगे मालूम है? मल्टीपल चॉइस में कर देंगे ए बी पर फोर्स बताइए और उस पर टॉर्क बताइए, फिर बी सी पे कहेंगे फोर्स बताइए उस पर टॉर्क बताइए, कुल ढेर पूछे हैं ऐसे ही। तो एक तो पूरे पे टॉर्क है जो है तो वह तो है ही ना। पहले तो तुम ये बताओ कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ये बताओ। नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं? वो वाला जो यूज किए फटाक से बिना देखे हुए, कौन सा बिना देखे हुए? वो वाला कि क्लोज लूप पे 0 ही होता है ना। तो 0 होगा ये तो है ही, लेकिन दूसरा एक है कि हम लोग ऐसे देख सकते हैं, इस पे फोर्स बताओ कितना लग रहा होगा? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा? इस पे कितना लग रहा होगा? खास करके मैं इसको बंद कर दूं, हटा दूं तो, हालांकि ये रहेगा तो ही बताना चाहिए आपको, नहीं? इसे बता सकते हैं क्या? ए बी सी डी ई एफ। बीसी पे फोर्स बताओ तो, बीसी पे कितना फोर्स लग रहा है? अच्छा किस कारण से नहीं लगेगा ये बताओ? बीसी पे फोर्स किस मैग्नेटिक फील्ड से नहीं लगेगा? के वाले से नहीं लगेगा, क्योंकि जो करंट होता है वो जो इसके अलांग होता है उससे नहीं फोर्स लगता है। तो किस वाले से लगेगा? आई और जे वाले से। ये समझ में आ रहा तुम लोगों को? आई और जे वाले का जो वैल्यू है ना √2b है, √2b0 है, टेढ़ा है यार, है ऐसे। तो कितना है? और आंसर है ILB। क्या आंसर है? ILB। तो I की जगह I, L की जगह A और B की जगह √2b0। अच्छा क्वेश्चन है, आप ये निकालिए, ठीक है, लेकिन ये पार्ट वाइज जानना बहुत जरूरी है, पार्ट वाइज। तो कितना इमेजिनेशन अच्छा रखना पड़ेगा, है ना इधर, तो उसके कारण नहीं होगा। इसमें बता दोगे? इसमें किसके कारण नहीं होगा? इस पे फोर्स इस वाले पे किसके कारण नहीं होगा? आई वाले के कारण होगा ना। जो वायर जो करंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो या मैग्नेटिक फील्ड करंट के अलोंग हो उसके कारण फोर्स। ये तो शुरुआत यहीं से हुई थी यार, QVB वाले से, वहीं से तो तुम फोर्स निकाले हो, करंट वहीं से ना, फोर्स से फिर करंट वाला एक्सप्रेशन आया है ILB। कितना फोर्स लगेगा बताओ? किसके कारण लगेगा ये बताओ? जे और के कारण लगेगा। और नेट निकालना होगा वही पर। अच्छा ये मान लो कि परपेंडिकुलर ही होता है, जैसे मान लो ये वायर है x के लॉन्ग, तो ये कुल परपेंडिकुलर होता है। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कितनी लाइन होती है? वो कितने डायरेक्शन होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। झटके में लगता है कि दूठ हो, जल्दी में कहते कि y और z, तो ऐसा नहीं है ना, इसका भी ध्यान रखना। तो फिर से वैसा ही है, कर लीजिएगा।
आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ यार, ये वाला, अच्छा ये देखो ना, यहाँ पे तो हम लोग इसका सोच के एक बार मन में आ भी सकता है, खासकर यदि ये ना हो तो एक बार हम लोग फोर्स, इस पे 0 दिखेगा, इस पे ऐसे मतलब कैंसिल दिखेगा, और इस पे फोर्स लगा के टॉर्क को निकाल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं। इस पे नहीं सोच पाओगे, कर्व है ना, कैसे सोच लोगे उसे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। फिर कौन सा ज्यादा आसान है, वही मैग्नेटिक मोमेंट वाला है। तो फिर से ऐसे क्या करोगे, कहोगे ये ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है और यहीं पे ऐसे है। समझ में आ रहा तुम लोगों को? तो एक लूप तो ये बन गया होगा। ये किस प्लेन में है, एक जेड प्लेन में है। देखो ऐसे है, ऐसे सेंस जानना होगा आपको, ऐसे है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर। लिखा रहेगा, लंबा क्वेश्चन लिखा रहेगा कि दिस ए बी सी डी कुछ लिखा रहेगा, और कहा रहेगा कि दिस हाफ सर्कुलर पार्ट ऑफ दिस लूप इज इन XZ प्लेन एंड अदर वन इज इन YZ प्लेन। मैग्नेटिक मोमेंट लिख लोगे इसका कितना, बताओ क्या लिखूं, इसका कितना लिखूं, ये जो है ऐसे ऐसे, ये इस वाले कितना लिखें, पाई आर स्क्वायर बाई 2 ना। तो देखो पाई आर बाई 2 आई ए ना, आई ए आई कैप प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 आई जे कैप, एक करंट वाला है, क्लियर। ऐसे बाकी आपके ऊपर है ना, लीजिएगा इसके टॉर्क लेना। तो यहाँ पे तो मुश्किल था, यहाँ पे तो नहीं हो पाता। फिर यदि नहीं हम लोग इस तरह से नहीं, इस तरह नहीं लिखे, यदि हम लोग फोर्स सोचते रहे कि फोर्स से टॉर्क निकालेंगे तो मुश्किल है। तो अब तो ये कर लोगे, CA is a quarter part of which plane, XZ प्लेन। देखो ऐसे है, देखो ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? लेकिन अब 3D है तो दिख नहीं रहा होगा। 3D है तो ये देखो ना, दिल टाइप का बना हुआ है, देखो हार्ट टाइप का बना है। कई तो बच्चे ये देख के खुश जाते, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अरे कि चेयर टाइप का है, नहीं आपने लिखा चेयर है, देखिए लेकिन आदमी को चेयर नहीं दिखता ना, दिल दिखने लगता है इसमें। क्लियर कर लोगे अब? ये वाला जो तरीका था मानने वाला, ये बड़ा, और एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस को आपको ट्राई ऐसे ही सोच के करना, होने तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो अब टॉर्क निकाल लोगे, मैं मान के चल रहा हूं ना। अच्छा वो देख लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे दिया, क्वेश्चन लिखो, a conducting rod AB of mass M is sliding on smooth horizontal rails shown in figure. Horizontal rails shown in figure. कई बार इसको कांस्टेंट करंट, ऐसे कांस्टेंट करंट सोर्स बोल देते हैं इसको। जी जनरेटर है, कांस्टेंट करंट जनरेटिंग।
कांस्टेंट करेंट सोर्स। और कितना लग रहा है ये रॉड है, इस पे रॉड ए भी है, ये दोनों के बीच में लेंथ एल है। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है बी नॉट। मैग्नेटिज्म में अरेंजमेंट बहुत खतरनाक होता है ना, तो इसको लिखने में ऐसे, बल्कि मैं लंबा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, बस आपको बता देता हूँ। स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है ना, t इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 लिखा रहता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ऐसे ना। वो आप देखेंगे ना, मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं। क्वेश्चन लंबे नहीं होते हैं, मतलब करना लंबा, सोल्यूशन लंबा नहीं होता है, सोच बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। हाँ, इमेजिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डायरेक्शन, ये सब इम्पॉर्टेंट है इसमें। वो अरेंजमेंट इतना ज़्यादा होता है ना उसमें कि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं ऐसे ऐसे, कंडक्टिव स्मूथ रेल्स हैं। अब ये आपको बताना है कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना एक्सेलरेशन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी बताइए। यदि डिस्टेंस, यदि ये d है तो ये जब नीचे उतर जाएगा, और यहाँ पे यदि सरफेस पे म्यू दिया हुआ है यहाँ पर, तो कितना दूर जाके रुकेगा ये क्यों कांस्टेंट करंट सोर्स क्यों दिए हुए पता है? क्योंकि इसका अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस ना हो जाए, वो तुम्हें दिमाग में ना आने लगे, तो वो नहीं ध्यान देना है। इसका एक तरह से बैक ईएमएफ जनरेट ना हो जाए चलने के कारण, तो ये सब बचने के लिए है। समझ में आने में क्या बोल रहा हूँ मैं? यही कर रहा हूँ कि चलने लगेगा ना, तो अगले ही चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि अगले नहीं, EMI का है, मोशनल EMF, तो वो दिक्कत करने लगेगा फिर आपको। तो कई बार हम लोग को अपने से मानना होता है, पता है, जब हम लोग नहीं मानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस तो क्वेश्चन हो जाता है। और खासकर JEE एडवांस में क्या लिख देता है? इग्नोरिंग सेल्फ इंडक्टेंस। तो बच्चों को लगता है कुछ ऐसा इग्नोर करना है जो हम नहीं जानते हैं। वो वही लिख रहा है जो तुम जानते हो कि इग्नोर किया जाता है, तो तुम इग्नोर ही कर करके पढ़े हो। और वो क्या लिखा है? इग्नोर करो, तो कहते हैं अब दिक्कत है। तो इससे भी बचने की कोशिश करो कि कहीं पे कुछ लिखा है क्वेश्चन करेक्ट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, कहते हैं कि एक स्टोन को ऊपर फेंका गया और लिख दे इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, तो तुम वही वाला 9 से पढ़े हो ना, इग्नोर करके ही तो पढ़े थे। और लिख दिया इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, कंसीडर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट वेरिंग एज अ फंक्शन ऑफ हाइट। मतलब हाइट के साथ जी बदल नहीं रहा है। तो कई बार पढ़ते हैं इग्नोरिंग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ, यही एज अ फंक्शन, यही नहीं समझ में आया सर। एज अ फंक्शन ऑफ हाइट जो बोला था ना, वही गड़बड़ा गया हमारा। अच्छा, कितने दिन से वही पढ़ रहा था वो। तो ये नहीं करना है। मैग्नेटिज्म में खूब आपको इस तरह का मिल जाएगा कि ये इग्नोर करिए, वो इग्नोर करिए। तो फाइन लिखो। अब तो हम बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ ना, क्योंकि अब मैं समझा रहा हूँ तो फिर क्यों लिखवाऊँ लंबा क्वेश्चन। फाइंड करेंट आई है इसमें, कांस्टेंट करंट सोर्स है। ये मैं जानबूझ के दिया हूं ताकि यदि कोई ईएमएफ जनरेट हो तो भी वो अपना बैलेंस कर ले, कम ना हो ईएमएफ, नहीं तो दिक्कत होगा। आगे दिखेगा आपको बाद में, लास्ट वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। सो फाइंड फोर्स ऑन रॉड, फाइंड फोर्स ऑन रॉड comma acceleration, velocity and displacement as a function of time, और लिखो also find total distance covered on ground, rough ground, also find total distance covered on rough ground।
Also find total distance covered on rough ground. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो हॉरिजॉन्टल रेल्स ऐसे है, हॉरिजॉन्टल रेल समझ में आ रहा है ऐसे, इस पे रॉड है, स्मूथ है ये, और इसमें करंट अब जाएगा ना ऐसे, तो इस पे फोर्स लगेगा। किधर की तरफ फोर्स लगेगा? बी ऊपर है, करंट ऐसे है तो इधर लगेगा, सरकेगा वो ना, और सरकेगा तो यहाँ, अच्छा सरक के यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर लेगा यहाँ आते आते, फिर उतर जाएगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा करंट से। अच्छा यहाँ पे एक और लिखा रहता है कि जो रेल है ग्राउंड में धंसा हुआ है, और जब नीचे आएगा तो कोई जर्क नहीं मानना है, मतलब दैट रॉड जेंटली कम ऑन द ग्राउंड ना, कम ऑन द ग्राउंड मतलब ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड ना, गिरा वो वहाँ पर। तो ये सब लिखा रहेगा, तो ये नहीं कि जेंटली लिखा है ड्रॉप या ऑन द ग्राउंड जेंटली ऐसे, हाइट इज वेरी लेस टेंडिंग टू जीरो, उठा हुआ जो ग्राउंड से है, तो ये सब लिखा रहेगा तो घबराना मत, बल्कि जितना ही ज्यादा लिखा रहेगा उतना ही तुम उसको आसान मान के पढ़ना, इग्नोर करना। वो ये इसलिए लिखा होगा ताकि तुम हीट लॉस न मानो, इम्पल्सिव फोर्स न मानो फ्रिक्शन का, तो यही सब इसीलिए लिखा होगा ना लंबा सा। तो क्वेश्चन को परफेक्ट बनाने के चक्कर में क्वेश्चन लंबे होते हैं। अच्छा ये बताओ, यदि मैं इनके बीच की लंबाई L दे दूं और रॉड की लंबाई कैपिटल L दे दूं, ये देखो, तो कौन सा वाला L लोगे? कैपिटल L वाला लोगे कि स्मॉल L वाला? स्मॉल L वाला लेना है। क्यों? क्योंकि फोर्स तो ये जो करंट गया होगा तो यहीं से मुड़ेगा, तो करंट यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ पे जाके इसमें जाएगा, तो बड़ा वाला क्यों लोगे? इस पोर्शन पे तो फोर्स लगेगा नहीं, मैं यहाँ पे करंट है कहाँ के लगाओगे? तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये भी याद रखना, बढ़िया पॉइंट आया है ये नाम पर, कि यदि रॉड का कुछ पार्ट एक्सटेंड है तो हमें कौन सा लेंथ लेना है? दोनों रेल्स के बीच का डिस्टेंस लेना है, क्योंकि वहीं पे करंट है जिस पे फोर्स लगाओगे। तो फोर्स आ गया आप लोगों का? फोर्स कितना आया? ILB सही है, ILB नॉट है क्या? ILB नॉट ना। अच्छा ये बताओ कि यदि ये टेढ़ा होता है ऐसे, तो मान लो थीटा एंगल पे होता है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टेढ़ा होता तो थीटा एंगल ले लेते हैं, साइन थीटा वाला। जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे B नॉट होता, तो दो कंपोनेंट होते, एक ठो इधर होता और एक ठो इधर होता ना, तो इधर वाले से नहीं लगेगा हाँ? इधर वाले से नहीं लगेगा। नीचे लगेगा, इसका मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल बैलेंस कर देगा। लेकिन यदि हम म्यू दे देते ना रेल्स पर तो फर्क पड़ता, क्योंकि केवल mg से म्यू नहीं लगाते, इस मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स से भी म्यू लगाते। नहीं समझ में आया? देखो तो इधर देखो, इधर जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे B नॉट है, तो एक B नॉट कॉस थीटा इधर और एक B नॉट कॉस साइन थीटा इधर, तो B नॉट साइन थीटा से तो एक्सेलरेट करेगा, और ये आई है देखो, और इधर B नॉट कॉस थीटा से नीचे लगेगा तो नॉर्मल बैलेंस होगा। फिलहाल फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्मूथ है। लेकिन यदि मैं रफ दे देता तो और छोड़ देते तो गलत हो जाता तुम्हारा। समझ में आ रहा है तुम लोगों? जानते हो नॉर्मल कितना होगा तब? नॉर्मल होगा mg प्लस ILB नॉट साइन थीटा, नॉर्मल की वैल्यू है। म्यू लगाते, मल्टीप्लाई करते और पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाते, अब लगाते उसमें माइनस करते, बराबर ma लिखते। फिलहाल क्वेश्चन आसान क्यों बना दिया? क्योंकि जब फोर्स लग रहा था रेल पर तो स्मूथ दे दिया हूं।
क्लियर हो रहा है? और वो भी हल्का बना के ऐसे कर दिया हूं। तो इतनी सारी संभावनाएं, अनलिमिटेड संभावनाएं। फिलहाल चलो ये समझ में आया क्या आप लोगों को? F बराबर एम ए लिखने जा रहा हूं। देखो कैसे NLM आ गया, ILB नॉट बराबर MA। कितना आ गया? ILB नॉट बाई M। ILB नॉट बाई M। अब बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अब 9वीं क्लास का 3 इक्वेशन लगाओगे तो लगा लो। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। लेकिन वो सब कुछ कब तक होता रहेगा? जब तक ये नीचे उतर न जाए तभी तक ना। नीचे उतरने तक ही ना लगाओगे सब। तो क्या लिखोगे? V बराबर U प्लस AT। A रख लेना ना यहाँ पर। और S बराबर क्या लिखोगे? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आ गया। तो A रख लेना यहाँ पर। देखो आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन ये केवल बता सकते हो क्या कि ये सब कब तक है? जानते हो कैसे निकालोगे? कितने देर तक ये सब है? ये दोनों कितने देर तक है? यहाँ पे D रखना, यहाँ पे क्या रखना? D रखना। तो टाइम आएगा उतना ही देर तक है। ये सब लिखना पड़ता होगा ना कि इतने देर तक ही है, कितने देर तक है। यही सब चीजें होती होंगी तो कठिन चीजें होती हैं ना यार। कितने देर तक ये होगा। मोर देन वन करेक्ट में करते क्या है सब? हर चारों ऑप्शन अलग अलग लिख देते हैं यार। इतने देर तक ये है, उसके बाद इतना दूरी डिस्टेंस कवर्ड ऑन ग्राउंड है, इतना एक्सेलरेशन है, इतना यदि वैल्यू होगा थीटा का तो ये चलेगा ही नहीं ना ऐसे। अब बताओ तो जरा, यहां आते आते कितना वेलोसिटी गेन कर लेगा ये रॉड? कौन सा इक्वेशन लगाओगे तो आ जाएगा? तीसरा वाला लगा देते हैं। तीसरा वाला लगाते हैं। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AD। ये D समझ में आ रहा है तुम लोगों को? और A भी रख लेना। तो तुम लोगों को मिल जाएगा V कितना ना। क्या करोगे? ग्राउंड पे कितना सरकेगा? जब ये ग्राउंड पे सरक रहा होगा तब बताओ ये पीछे कितना लग रहा होगा? म्यू mg लग रहा होगा। और इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। कितने से रिटार्ड करेगा? म्यू जी से। ये जो वेलोसिटी मिली थी यहां पर, वो जैसे ही उतरेगा कौन सा वाला फोर्स गायब हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। क्यों गायब हो जाएगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां पर? है, करंट नहीं है। तो अब चल रहा है इधर और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इधर। इमेजिन कर रहे हो ना फ्रिक्शनल फोर्स कैसे? ग्राउंड पे एक रॉड ऐसे सरकेगा तो फ्रिक्शन लगाओगे ना ऐसे इधर। तो क्या लिखोगे? म्यू mg बराबर ma। व्हाट इज रिटार्डेशन? ये रिटार्डेशन नाम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इधर जा रहा था फोर्स उधर लग रहा तो रिटार्डेशन ही तो कहोगे। अब तुम्हारे पास ये है कि नहीं बताओ? बताओ V कितना है? 2AD है। A रख लेना। अब मैं देखो तो माना कि ये कितना दूर जाके रुक गया। मान लेते हैं x दूरी पे जाके रुक गया ना। देखो क्या लिख रहा हूं? फाइनल ये V स्क्वायर फाइनल U स्क्वायर। ये U स्क्वायर समझ में आ रहा तुम लोगों को? यहां वाला U स्क्वायर, यहां वाला U स्क्वायर जो है किसी कहीं पे पता नहीं मैं बताया होगा, याद करो। कहीं का फाइनल अगले के लिए क्या बन जाता है? जनरली, नॉट ऑलवेज, कहीं कहीं कुछ दिक्कत भी होती है जनरली। तो ये जो फाइनल है, इसका जो फाइनल है अगले के लिए इनिशियल है, तो ये है -2AS। और आंसर आ गया।
समझ में आई? अच्छा, इसे में ये भी तो कर सकते थे ना कि मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट मैग्नीट्यूड का हॉरिजॉन्टल से मिनिमम कितने एंगल पर लगाएं, हॉरिजॉन्टल से मिनिमम कितने एंगल पर लगाएं कि वो रॉड चल दे। बी नॉट, ऐसे बी नॉट मैग्नीट्यूड कितने मिनिमम एंगल पर अप्लाई करें कि रॉड चल दे, प्रोवाइडिंग म्यू इज देयर बिटवीन रॉड एंड रेल्स ना, म्यू है, बता दोगे? अच्छा क्वेश्चन है। सोचिए कैसे मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। मिनिमम थीटा बताना है तो मैं मान के चलो कर लोगे, है ना, कर लेना तो, लेकिन आसान नहीं है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, वो पूरा मैकेनिक्स में अवॉइड हो रहा है इसमें, है ना। तो एक चीज एक ये है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखते हैं ये वाला कर पाते हैं कि नहीं। तुम लोग को इमेजिन करने के लिए मैं बस बना रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार इसमें इमेजिनेशन ही वीक पड़ जाता है ना। इसमें एन लूप है, करंट आई है ना, इसको तुम अब यहां देखो ना ऐसे, और फील्ड ऐसे है, ये जो दिख रहा है ना, ये इसको फिर ऐसे बनाते हैं, खूब लंबा सा लिखते हैं, कहते हैं कि ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ये रहा सिलेंडर जिसकी बात हो रही थी वहां पर, और यहां पे रहा ऐसे, जो वहां पे घूम घूम के था ऐसे, लेंथ है इसका, लेंथ है L और रेडियस इसका R, और करंट ऐसे घूम ही रहा था, ये है थीटा, और फील्ड ऐसे है, दिस बी नॉट, इसमें करंट आई है। ये दोनों एक ही क्वेश्चन का फोटो है ना। क्वेश्चन ये है, सिलेंडर का लेंथ L है, रेडियस R है, उसके चारों तरफ डायमीटर के लॉन्ग पास करता हुआ एक वायर है जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स N है, N इज नंबर ऑफ टर्न्स कैरिंग करंट I। यहाँ पे म्यू दे के बात कर सकते हैं वो रुके रहने के लिए, चाहे वो कह देंगे कि कितना टॉर्क लग रहा है, कितना वैल्यू, कितना फोर्स है। इफ दिस म्यू सपोज मास m है, म्यू है, आप लोग बता सकते हैं कि मिनिमम b कितना हो ताकि ये रुका रहे, चाहे टॉर्क कितना लग रहा है, चाहे रोल करेगा तो टाउ कितना होगा, अल्फा कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता हूं, मिनिमम करंट कितना हो ताकि रुका रहे। ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब इससे ज्यादा एडवांस में नहीं आता, ये मैक्सिमम है सब, मतलब ये सब इतनी सारी बातें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स H.C. वर्मा भी नहीं मिलेगी, उसके तो बहुत सारे चैप्टर्स की लिमिटेशन हो गई ना। अब तो ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे इवोल्यूशन होता है ना, विकासवाद, बहुत पहले की किताब है, ये सब तो है ही नहीं है उसमें, लेकिन आईटी में इस तरह की बातें आ चुकी हैं। अब ज़्यादा कठिन है, इमेजिन ही करना कठिन है यार। जल्दी क्वेश्चन लिखो तो, फोटो तो बना ही दिया हूँ, समझा दिया हूँ आपको। Find minimum magnetic field vertically upward for equilibrium of cylinder. Find minimum magnetic field vertically up for equilibrium of cylinder। मैं जानबूझ के बहुत अच्छा, आपको नहीं लग रहा है तो आधा पेज में तो लिखवाना पड़ता है इसको, बड़ा ड्रामा हो जाएगा, मेरा आधा क्लास तो उसी में चला जाएगा। तो ये क्लास का थोड़ा फायदा ये होता है कि
एक्सप्लेन करने के बाद बहुत कम लिखवाते हैं, जैसे अभी मैं कम लिखवाया हूँ। बाकी सब वेल नोन है। क्या क्या वेल नोन है? नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट कैरिंग वैल्यू I है, डायमीटर L, डायमीटर रेडियस R है, लेंथ ऑफ सिलेंडर L है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मास m है। हाँ बताइए। अभी सिलेंडर को ऐसे ही रहना है यहाँ पर। कितना? म्यू नॉट एम जी, म्यू एम जी ना? हाँ अपॉन एन आई ए। टॉर्क वर्क लिए हो ना सही से? कुछ थीटा उटा दिख नहीं रहा था वहाँ। अरे थीटा दिया हूँ यार, ये थीटा फिक्स है, ये वर्टिकली अपवर्ड ही रहना है, और ये प्लेन के पैरेलल ये फोटो, ये प्लेन के पैरेलल दिख रहा है तुम लोगों को? ये भी तो देना जरूरी था कि कैसे कैसे रैप्ड है ये। कैसा कैसे लिखा होगा पता है? लिख रहा है कि लूप ऑफ रैप्ड वायर, प्लेन ऑफ लूप ऑफ रैप्ड वायर इज पैरेलल टू द प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, ऐसे लिखा रहेगा। सोचो कितना कठिन है समझना। यदि ये फोटो तो न बने और वैसे चाहे लिख दे, कितना कठिन है मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन समझना, अरेंजमेंट को। देखते हैं, चलिए इसको करते हुए देखो कितनी बातें हो सकती हैं। देखो तो पहले तो मैं ये सोच रहा हूं कि अच्छा आप लोगों को एक और चीज बता दूं, लूप है, फोकस करो मेरी बात पे, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, लूप है, तो ये टॉर्क तो एसोसिएट होता है, फोर्स नहीं होता इसका, याद आ रहा है? अरे लूप है तो फोर्स तो जीरो ही होगा। अच्छा तो एक तो नीचे mg है, इधर n है, और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस तरह का भी रख लो, उसका फोर्स तो आना नहीं था, उसका तो टॉर्क ही आना था। तो नॉर्मल की वैल्यू मस्ट है, कितना जानते हो? mg cos थीटा मस्ट है। मतलब वहां पे ये मत सोचना कि वो जैसे वहां पे बढ़ा रहा था, पूरे लूप पे तो लग भी कहाँ रहा था, एक ही रॉड पे तो लिए थे। आप कह सकते हैं कि सर वहां पे तो आप नॉर्मल ऐसे बढ़ा दिए थे आप, तो यहाँ पे नहीं, है तो पूरा सिस्टम का हिस्सा है। तो एफ मैक्सिमम कितना लिमिटिंग म्यू mg cos थीटा। एक याद दिला दूं आपको, ध्यान सुनो, मैं कहा था फ्रिक्शन का पार्ट है वैसे, कभी भी जब आपको फ्रिक्शन के क्वेश्चन बनाया जाए और कुछ भी पूछा जाए, मैक्सिमम मिनिमम, कुछ भी मतलब कुछ भी, बी पूछा जाए, लेंथ पूछा जाए, आई पूछा जाए, म्यू पूछा जाए, थीटा पूछा जाए, मास पूछा जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज आस्क्ड, लिमिटिंग ही लगाना है, क्योंकि लिमिटिंग लगा हुआ तो लिमिटिंग आएगा। मैक्सिमम मिनिमम मतलब लिमिटिंग होता है, मैक्सिमम मिनिमम मतलब क्या होता है, और लिमिटिंग तुमसे पूछा गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरा, mg का एक कंपोनेंट इधर भी तो आएगा, तो एक डिस्कशन ऐसे ही स्मूथ वाला मान लो, यदि स्मूथ होता ना तो ये रुका नहीं रहता, चलना तय है। यदि स्मूथ रहता ना तो mg sin थीटा लेके, भले ही वो मैग्नेटिक वाला अपना घुमाए ना घुमाए, घूमते हुए चलता, और क्या होता, स्मूथ होता तो मैग्नेटिज्म क्या करता, टॉर्क लगाता, क्योंकि वो फोर्स लगा भी नहीं पाता है,
तो घुमाता और क्या करता है, तो एक ये पॉइंट स्मूथ होता था। हाँ रफ है तो रुक। अब क्वेश्चन है आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, सर करंट इसमें ऐसे माने, करंट ऐसे माने, ये भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो अपने से सोचना पड़ेगा कि करंट कैसे होना चाहिए ताकि ये रुका रहे। ये सब अपना अपना पार्ट है। ये सोचिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये। क्यों सोचना पड़ेगा? यदि तू ऐसा करंट ले लिए कि टॉर्क ऐसे लगे, ऐसे लगे, तो किधर लगेगा? ऐसे लगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। तब तो रुक चुका ये। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं कि यदि हम लोग ये घुमाने वाला ऐसे ऐसे घुमाए, मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉर्क लगे ना, मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स नहीं लगता है ना यार। यदि मैं कहूं कि ऐसे, तो ऐसे घूमना चाहेगा तो इधर जाएगा तो इधर फोर्स लगेगा, और यदि ऐसे घूमे तो ऐसे इधर लगेगा। ऐसे घुमाने की कोशिश करोगे मैग्नेटिक वाले से और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा, तो एक तो mg sin थीटा लग रहा है, एक ठो और फोर्स लगा दी इधर फ्रिक्शनल फोर्स वाला, तब तो रुक चुका ये। अरे यार दोनों इधर लगे तो कैसे रुकेगा ये? अरे मैं कह रहा हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर लगा रहे हो, mg sin थीटा भी इधर लगा, तो क्यों रुकेगा ये? क्लियर? इसका मतलब अब ऐसे में क्या कंफ्यूज हो सकते थे, कहते हैं कि कैसे माने। आपको अपने से मानना होगा क्योंकि कहा गया है कि रुका है, इक्विलिब्रियम के लिए बताना है। तो कभी कभी हमें कंफ्यूजन में कि करंट इधर की करंट उधर के लिए भी ये नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो ये कहा है ना कि इक्विलिब्रियम के लिए बताइए, तो उसमें से एक ठो अपने से रिजेक्ट होने लगता है, आप नहीं सोच पाते हैं। तो कई जगह आपको करना होगा, फिर ये भी ध्यान रखना। चलो तो बताओ अब इसको कैसे घुमाएं तो फ्रिक्शन रोकेगा इसको? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ना, तो ये मान के चलते हैं। तो ये बताओ कि m क्रॉस b, इसका मतलब ऐसे ना, m ऐसे ना, तो बताओ इधर इधर ना m, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना? n I समझ में आ रहा है? NIA। व्हाट इज A? ये कितना लंबा है? ये कितना? 2R। वो कितना लंबा है? ये भी गलती हो सकता है आपसे, पाई आर स्क्वायर ऐसे ना, क्रॉस ना यार, ये ऐसे वायर है ना सिलेंडर के क्रॉस, तो क्या हर लूप पर कितना एरिया है? 2R into L ना। क्या ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये है मोमेंट है, मैग्नीट्यूड है फिलहाल। अब ये बताओ कि इधर तो मैग्नेटिक मोमेंट है, अब भी इधर है, दोनों के बीच में थीटा 90 में थीटा सही है। वही तुम्हें एंगल चाहिए भी था, m क्रॉस b ना, तो m तो तुम लिखे ही हो इधर है, अब b इधर लिखे हो, तो बताओ टॉर्क क्या लिखूं? हाउ मच टॉर्क? mv sin थीटा। सो m कितना है? ni 2r l b नॉट sin थीटा। ये है टॉर्क। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम आपसे कहते कि टॉर्क ही बताओ केवल, तो ये आंसर है। यदि हम आपसे ये कहें कि टॉर्क ही बताओ, तो ये आंसर है। अच्छा एक और चीज नोटिस करो तो कितना इंटरेस्टिंग है। देखो आपको पता है, इमेजिन करो ये सब मैग्नेटिक वाला और ये सब कुछ नहीं है ना, केवल एक सिलेंडर है, यहाँ पर रख दो एक इंक्लाइंड प्लेन पर, रफ इंक्लाइंड प्लेन पर सिलेंडर
डिस्क, स्फीयर, हॉली स्फीयर कुछ भी रख दो, मन में आ सकता है कि ये रफ है, तो मन में आ सकता है कि mg sin थीटा, फ्रिक्शन उधर, यदि दोनों बराबर हुआ तो रुका रहेगा। क्या संभव है क्या रुका रहेगा? अरे mg sin थीटा के बराबर f हो जाए, रुका रहेगा? नहीं तो रख के छोड़ दें शुरू में 0, क्यों नहीं रुका रहेगा? हाँ, म्यू की वैल्यू तो 1 रख दूं, 1 है। अरे मैं दे रहा हूं 1 से ज्यादा भी, एचसी वर्मा में देखना 5/3 भी है, मतलब मैं दूंगा तो नहीं मानोगे, मैं कहूंगा 1 भाई, और नहीं रुकेगा, क्यों? टॉर्क लगेगा, जो सिलेंडर है ना ये, तो mg और नॉर्मल वहीं से पास करेगा, mg सेंटर से, नॉर्मल सेंटर से। तो जिस फोर्स को लगाकर तुम रोक रहे थे, फोर्स को लगा के रोके थे ना, कहते कि mg sin थीटा बराबर f, कहते बराबर है, तो अब तो f से तो वहीं पे घूमेगा ऐसे ना, तो वहीं पे यदि ऐसे घूमेगा तो 0 का फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, मतलब रुकना तय है ही नहीं, रुक ही नहीं सकता। मतलब ये कि कभी भी mg sin थीटा के बराबर फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। लेकिन आप सोचे नहीं, जैसे वो तो बता रहा था कि एक्सिस के अबाउट, इसका अपना जो एक्सिस होगा डिस्क का, सेंटर के अबाउट बोलना चाहिए था वैसे, हालांकि उसको एक्सिस भी सिलेंडर है तो एक्सिस ही बोलेंगे, तो ये है उसका अपना एक्सिस के अबाउट, तो रुकेगा नहीं वो। लेकिन यहाँ पे संभावना बन रही है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा बिना फोर्स का टॉर्क लग रहा है, बिना नेट फोर्स का। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज्ड करंट का रिंग लूप का टॉर्क होता है, नेट फोर्स नहीं होता, नेट फोर्स नहीं होता है। आपके मन में आ सकता है ना कि बिना फोर्स का टॉर्क, तो मन में आ सकता है, तो बिना फोर्स का टॉर्क मतलब बिना नेट फोर्स का टॉर्क, हर जगह तभी तो टॉर्क आएगा, है ना, तो बिना नेट फोर्स का टॉर्क होता है, बिना नेट फोर्स का टॉर्क होता है। तो चलो अच्छा ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे कैसे कैसे करेंगे, कैसे घूम रहा है देखो, ऐसे M क्रॉस B ऐसे। अच्छा ये पता है ना टॉर्क किसे किधर कहेंगे, मालूम है ना? टॉर्क इधर कहेंगे, इधर। तो ऐसे घूमने जा रहा ना ऐसे, तो फ्रिक्शन ऐसे, ये। अब क्या वाली बात फिर से रहेगी, वाली बात जो हम लोग कहे थे कि जब ये mg sin थीटा ऐसे और ये टॉर्क ऐसे, तो फिर रुकेगा नहीं, चलेगा ही चलेगा। जब मैं स्मूथ लिया था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिया था, रोटेशनल का क्वेश्चन कहा था, तो कहा था ना कि नहीं रुकेगा। उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि नहीं रुकेगा? मैं कहा कि एक सेंटर के अबाउट लोगे तो तुम्हें टॉर्क दिखेगा, उसका क्या हालचाल है, क्या करोगे उसका? वहीं पर रोक के नचाएं उसको, मतलब इंक्लाइन प्लेन पर रुक के वहीं पर नाचता रहेगा। अच्छा नाचता ही रहेगा तो क्या दिक्कत है? क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि mg sin थीटा बराबर f ना, तो चलेगा नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशनल का रोटेशनल से अलग होता है, तो चलेगा नहीं। तो ये हुआ कि भाई टॉर्क लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स का ना, F इंटू आर, तो ठीक है भाई वहीं पे रुक के नाचे, क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है? बताओ क्या फ्रिक्शन वैल्यू? सोच नहीं तुम लोग यार, मैं ये कह रहा हूं कि तुम फ्रिक्शन लगाए थे ऐसे और टॉर्क लगा रहे हो ऐसे ना, तो जब तुम अब यहीं पे घुमा ये सरकेगा इधर, तो फिर फ्रिक्शन उलट नहीं जाएगा? अरे यार ऐसे है। और तुम यहाँ फ्रिक्शन लगाए थे mg sin थीटा को रोकने के लिए, तो इधर लगाए थे ना, तो घुमाए तब उससे, तो ऐसे घुमाए यहीं पे, तो इधर सरकेगा, तो फ्रिक्शन उलट नहीं जाएगा, फिर तो फिर चल देगा। फिर नहीं समझ आ रहा, समझ में?
घुमा रहे हो तो फिर फ्रिक्शन को तो देखना होगा, फ्रिक्शन ऐसे कोई ये तो सरकेगा उधर तो इधर लग जाएगा फिर। सो हर एक के पीछे रीजंस होते हैं। आप भले ही इतना काम चला लेते हो, आपका क्वेश्चन आंसर आ जाता होगा, लेकिन हर एक के पीछे रीजंस होते हैं, आप सोच नहीं पाते हैं। तो चलो यहाँ पे क्या करूं बताओ। यहाँ पे अच्छी चीज क्या है ना, एक टॉर्क लग रहा है तो रोक सकता है। तो इतना टॉर्क है, हाँ? रोकने के लिए एक क्या लगाऊंगा मालूम है? पहले तो मैं लगाने जा रहा हूं F बराबर mg sin थीटा। ठीक लिखा हूं देखो तो, ना चलने के लिखा हूं है। और दूसरा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इसके अबाउट जरा सोचो तो, मैं कह रहा हूं कि mg का टॉर्क बताओ 0, नॉर्मल का टॉर्क बताओ 0, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे है, ऐसे का टॉर्क ऐसे नहीं हुआ तो जल्दी से टॉर्क बैलेंस करो, आंसर आएगा कर। और हमको लग रहा है म्यू देने की जरूरत नहीं थी शायद, हमको ऐसा लग रहा है कि हमें म्यू देने की जरूरत नहीं थी, बिना म्यू के आंसर आने वाला है। क्या लिखोगे? अच्छा ये कौन क्वेश्चन है? पर इधर देखो तो, देखो किस तरीके से कहीं पे भी ट्रांसलेशनल का रोटेशनल से मतलब नहीं होता। ये जानते हो कौन सा बैलेंस की ट्रांसलेशनल है? ये कौन सा बैलेंसिंग है? ट्रांसलेशन नेट फोर्स 0 किया हूं। और देखो रोटेशनल बैलेंसिंग देखो, टाउ बी बराबर टाउ एफ, ये दिख रहा है तुम लोगों को? और एनटी है, ये भी एनटी है। अरे ये देखो एनटी है, देखो इधर और इधर, ये भी एनटी है। जो एनएलएम पढ़ते हो वैसा ही तो टॉर्क का भी होता है। तो क्या ये लिख लोगे तुम लोग? ये हमारे पास है कि नहीं? ये है, ये हमारे पास है कि नहीं? कैसे लिखोगे ये बताओ, क्या लिखूं? ये देखो Ni2RLB0 sin थीटा। अच्छा ये तो टॉर्क ही है। अरे इसमें थोड़ी सोचना, ये तो टॉर्क ही था। ये क्या है पता है? F इंटू आर है, F इंटू आर है। ये हमारे पास है कि नहीं? ये देखो रखो। हमको लगे थीटा भी नहीं देना था क्या? इसका मतलब कैसा भी इंक्लाइन प्लेन क्यों ना हो, कितना बड़ा कितना खतरनाक एक्सप्रेशन आ रहा है। मतलब ये कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल कम हो चाहे ज्यादा हो, यदि पैरेलल टू द प्लेन उसके वायर है सिलेंडर में और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, प्रोवाइडेड कि ये कंडीशन होल्ड करे, विदाउट थीटा कंडीशन होल्ड करिए। तो हमको लग रहा है कि रुके रहने के लिए, आपको नहीं लग रहा है कि रुके रहने के लिए मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू नहीं बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वैल्यू की बात हो रही है। तो जो मैं मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड बोला था वो लग रहा है क्वेश्चन अब सही नहीं हुआ, बल्कि इसमें मैं कुछ पूछ सकता हूं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस एंड दैट टू बी इन इक्विलिब्रियम ना, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिनिमम नहीं, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला रख लोगे, साइन थीटा कैंसिल, वैल्यू आ गया। अच्छी चीज लग रहा है कि आर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ये देखिए नहीं कर रहा है, न म्यू पे कर रहा है, न थीटा पे कर रहा है, न आर पे कर रहा है। सोचिए, अच्छा इमेजिन करो कि हम लोग नहीं निकाले हैं ना, और क्वेश्चन आया हुआ है और 4 स्टेटमेंट है, इट डजंट डिपेंड ऑन आर, पता चलेगा तुमको? इट डजंट डिपेंड ऑन थीटा, इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन।
मतलब बहुत सारी चीजें निकाल के ही पता चलती हैं, ऐसे नहीं पता चलती। अब बल्कि कोई नहीं बता पाएगा, टीचर्स तक नहीं बता पाएंगे, वो निकालेंगे तो बताएंगे। मतलब इतना कैसे कोई इमेजिन कर लेगा कि ऐसा ये तो वो तो कैंसिल, कहां से आएगा ये, कैसे आएगा कैंसिल, कहां से आएगा? समझ में आया ये आप लोगों को? कुछ ज्यादा कठिन तो नहीं होगा यार ये। क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मास सेम है, करंट आई है, ऐसे कर देते हो ना, करंट आई है ना, स्प्रिंग बैलेंस है और रोमांटिक फील्ड बी है, करंट आई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेंथ एल है ना, ऐसे हार्ड स्प्रिंग है, स्प्रिंग बैलेंस है। अब इनफाइनाइट क्वेश्चन बनते हैं, बस मैं आपको प्रैक्टिस ऐसे करवा रहा हूं कि भाई तुम ध्यान रखना, जो पढ़े हो वही लगाना है, बहुत कुछ करना नहीं है। मास नहीं देता तो मैं आपसे ये पूछता कि हाउ मच इंक्रीमेंट इन रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन और मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, दोनों में से कोई एक स्विच ऑन। मैग्नेटिक फील्ड एक करंट नहीं है तो करंट को स्विच ऑन कर दूंगा। मान लो करंट है पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर दूंगा। कोई एक को स्विच ऑन करके बात करूंगा और कह दूंगा कि बताइए रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ, या फिर मास देके क्या कह दूंगा, रीडिंग ही बताइए, चाहे रीडिंग का रेशियो बताइए। समझ में आ रहा है? तो लिखो, क्वेश्चन लिख लो, बल्कि फोटो बना के क्वेश्चन लिख लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बस प्रैक्टिस के नाम पे तो वही कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना। जरूरत नहीं है तो आपको लेंथ इसी की जरूरत है, बस इतना ही है। जस्ट lower part of this current carrying loop is just inside the magnetic field, ऐसे ना। find increment in reading of spring balance, find increment in reading of spring balance after switching on करंट आई, आफ्टर स्विचिंग ऑन करंट आई, मतलब आई करंट स्विच ऑन कर दिए तो आपको बताना है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में कितना बढ़ोतरी हुई, कितना बढ़ गया। जितना भी मैकेनिक्स में क्वेश्चन होते हैं सारे यूज किए जा सकते हैं मैग्नेटिज्म में। इंक्रीमेंट बताना है, ILB। सो रीडिंग पहले कितनी रीडिंग रही होगी इसकी, M की, और यदि अच्छा मास रीडिंग है तो तब कितना आंसर होगा, ILB/G ना, मास रीडिंग। क्योंकि हम लोग यहाँ तो स्प्रिंग बैलेंस मास ही रीड करता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। बाई G जो बढ़ता है उसमें G का डिवाइड करना होता है ताकि मास इक्विवेलेंट आए। तो फिलहाल इनिशियल रीडिंग कितनी होगी बताओ, इनिशियल रीडिंग mg रही होगी बाई G, खासकर मास इक्विवेलेंट m ना। फाइनल रीडिंग कितनी होगी, फाइनल रीडिंग मैं जानबूझ के पूरा ही लिख रहा हूं ताकि कोई रेशियो पूछे तो भी निकाल सकते हो। mg प्लस ILB डिवाइडेड बाय m, दैट इज G प्लस ILB बाई m प्लस ना।
तो यही इंक्रीमेंट है ना, रेशियो की बात हो तो रेशियो ले लेना। तो इंक्रीमेंट में यही इंक्रीमेंट हुआ है ILB/G। मैं मान के चल रहा हूं कि रीडिंग क्या रीड कर रहा है, ये मास रीड कर रहा है, ये मास रीड कर रहा है। क्वेश्चन फटाक से एक और क्वेश्चन लिखो तो जल्दी से। Current I carrying loop of radius R current I carrying loop of radius R having y axis as its axis, having y axis as its axis, where center is at, ये देखो 0 D0, where center is at 0 D0, kept in hypothetical radial magnetic field, kept in hypothetical radial magnetic field। ये देखो तो इधर having constant magnitude obviously ना, E वेक्टर। ये E वेक्टर किसके लिए डिनोट करते हैं हम लोग जनरली, रेडियल के लिए, रेडियल डायरेक्शन, देयर इज यूनिट वेक्टर लॉन्ग रेड, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट ना, बल्कि हाइपोथेटिकल कांस्टेंट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख सकते थे, हालांकि यहाँ से पता चल रहा है कि कांस्टेंट है, V नॉट इज कांस्टेंट ऑब्वियसली ना। फाइंड फोर्स ऑन रिंग लिखवाया था, क्या लिखवाया था, रिंग, हाँ लूप, फाइंड फोर्स ऑन, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप ना, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप। Find magnetic force on loop। रेडियल मतलब होता है कि किसी पॉइंट ओरिजिन से, जैसे ये ओरिजिन से ही डिफाइंड है, रेडियल मतलब ऐसे होता है, क्यों हाइपोथेटिकल कहा हूं, क्योंकि रियली में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता नहीं है, वो हमेशा क्लोज लूप बनाता है, तो इसलिए हाइपोथेटिकल कहना पड़ा। टाइम ओवर, देखो तो जितना सोच लिया उतना बहुत है, देखो इधर X Z Y करंट I ना, ऐसे रेडियस R, सब दे ही रखा हूं आपको। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर, ये सेंटर कहाँ पे है, ये ना सेंटर है, ये 0
D0 ना, सेंटर है। आपको नहीं लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है? इसका मतलब यहाँ पे इससे अच्छा, इससे पहले कि ये वाला हम बताएं आपको, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये करवा देते हैं। देखो तो इसे पहले इसको बता लो, कहीं डिब्बे में बंद कर लो ना। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सही में रेडियल हो, यहाँ पे रेडियल हो तो थोड़ा कठिन हो गया। बी सपोज B0 इज रेडियल, रेडियस इज R, दिस करेंट ना। क्या इस पे आप लोग बता सकते हैं कि कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है? इसको अलग से बना लेना ना, कहीं डिब्बे में बंद कर लेना, अलग से बना लेना। मैग्नेटिक फील्ड है ये, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, करंट का रिंग है। आपको बताना कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। फार्मूला लगा देखो, जैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर 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 सब एक ही डायरेक्शन में है क्या सब? तो डीएल लोगे इंटीग्रेट तो डीएल वाला ही करोगे, और सब एक ही तरफ है तो इंटीग्रेशन लिखोगे, सीधे आंसर लिख दूं। ये देखो आंसर है ILB, क्योंकि सब जगह अंदर ही लग रहा था। जब एक तरफ लग रहा था तो वही ना करोगे। छोटा सा पार्ट क्या लिखते, IDLB लिखते और क्या करते, अब फिर कहते सब एक ही तरफ लग रहा है तो IB बाहर आ जाता और DL इंटीग्रेट हो जाता। फिर DL इंटीग्रेशन कितना हो जाता, 2πr। आ गया आंसर। हमको लग रहा है तुम आधा मिनट लो, इसको करो तो उसी तरह तो ये भी है। जल्दी करो, आधा मिनट लो और जल्दी से इसको बताओ तो, क्योंकि उसको बताने के बाद तो इसको आपको बताना चाहिए। कितनी देर में आ जाना चाहिए यार? टाइम ओवर। देखो तो इधर मैं बताने जा रहा हूँ, नोटिस करो। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे फील्ड ऐसे है ना, ऐसे ही तो सब जगह तो ऐसे करंट वाले पार्ट में तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे 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 ना। तो क्यों नहीं एक ही जगह स्टडी कर ले। माना कितना है थीटा, तो देखो तो थीटा सही है, और B0 तो B0 ही है, वो तो बदल नहीं रहा है, बस रेडियल है, दिक्कत है ना बस। अरे यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही है। तो बताओ इधर कितना, इतना कि इधर कितना आया B0, और इधर कितना आया B0 साइन थीटा। क्या आपको नहीं लगता हर जगह इसी तरह की बात हो रही होगी ना? बताओ फोर्स किसके कारण लगेगा, इस वाले के कारण लगेगा कि इस वाले के कारण लगेगा? हाँ, इस वाले के कारण ना सब कैंसिल हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा। देखो जब ये रिंग है, करंट का रिंग लूप है, तो करंट ऐसे करोगे, फील्ड ऊपर करोगे तो ऐसे फोर्स होगा ना यार, रेडियली आउटवर्ड फोर्स होगा इसका, इस वाले का। मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो फील्ड होता है उससे फोर्स नहीं है, उसका नेट जीरो हो जाता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस मोमेंट पे तुम यही बता दो कि ये रिंग एक्सपैंड होना चाहता है कि कंप्रेस होना चाहता है? एक्सपैंड होना चाहता है। इसी में क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यंग्स मॉडुलस दे देते हैं, कितना इंक्रीमेंट हो गया बता दीजिए, कितना टेंशन है बता दीजिए। तो बात हो चुकी है। तो बताओ इस वाले से फोर्स आएगा, बताओ किधर फोर्स आएगा? करंट ऐसे नीचे, समझ में आ रहा है, और सबका ही नीचे। आंसर देखो, फोर्स है IL, सब जगह DL 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 2πr ना, नीचे ही तो सबका है। टू पाई ILB ना,
किस बात की दिक्कत है तुम्हें? थीटा की ना, थीटा नहीं दिया था ना, थीटा की दिक्कत है ना, थीटा यहां से निकाल लोगे। ये डी है, ये आर है, तो ये कितना लंबा है? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा? आर बाई दिस। आंसर देखो, आई 2 पाई आर वी नॉट आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आंसर है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी स्कोप है। एक क्वेश्चन दे दो, तुम लोग कर के आना ना। आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आईटी में सब्जेक्टिव एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। वर्टिकली अपवर्ड फील्ड है और नॉन कंडक्टिंग डिस्क है जिसपे क्यू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओमेगा से घूम रहा है। ये फोटो से क्लियर है कि ये वाला पार्ट हमारी तरफ है, ये पेनिट्रेट है, ये वाला पार्ट पीछे है ना। आपको बताना है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग ए एंड बी। इसमें फिर और क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है? कहते हैं कि इसमें से ऐसे मार दिए, एक पल्स जनरेट कर दिए। व्हाट इज स्पीड ऑफ स्ट्रिंग पल्स, वेव पल्स, ऐसे भागेगा ऐसे। क्या दे दूंगा तो आप स्पीड बता सकते हैं? मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि टेंशन तो अभी आ ही जाएगा। सोचिए कैसे, कितने क्वेश्चन पॉसिबल है। क्या क्या ऐड हो गया इसमें? रोटेशनल ऐड होने जा रहा है, मैग्नेटिज्म ऐड होने जा रहा है, वेव ऐड होने जा रहा है, एनएलएम ऐड होने जा रहा है। 4 चैप्टर इसी में है। सो लिखो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग ए एंड बी। लिखो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स ए एंड बी। बाकी तो अच्छा, ये लिखा होगा तो लंबा लिखा होगा ना। कैसे लिखा होगा? लिखा होगा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओमेगा से घूम रहा है, 2 रॉड हॉरिजॉन्टल है, सेम लेंथ का है, ऐसे कुछ लिखा होगा। कुछ बड़ा तामझाम लिखा होगा। वर्टिकल अपवर्ड फील्ड है, कांस्टेंट है, हाँ। ऐसे यही अरेंजमेंट को लिखने में थोड़ा लंबा हो जाता होगा। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। दोनों तरफ हेल है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, ये भी तो क्वेश्चन कर सकता हूँ कि एक को मैं काट दूं तो कोई फर्क ना पड़े, इसी से ऐसे हॉरिजॉन्टल में रहे। डरावना नहीं लग रहा है ये? हाँ, कौन रोके रखेगा मालूम है ऐसे हॉरिजॉन्टली? एक तो टेंशन से एमजी बैलेंस करना। मास सेम है यार, भूल गया मैं। मास सेम है, मास भी तो है। अच्छा, पूरे अरेंजमेंट का मास है ना। बहुत होगा तो क्या कह सकता था मैं? कहते डिस्क का मास सेम है, मासलेस रॉड है। डिस्क का मास सेम है, बल्कि ज्यादा अच्छा है, सही में है। इन दोनों रॉड को क्या मान लीजिएगा? 2 रॉड है एल लेंथ के, मासलेस रॉड है, डिस्क का मास सेम है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। हालांकि आईटी में जो आया था वो तो ये दोनों दिया हुआ था, रस्सी में टेंशन बताना था। हमारा बस चलता, मैं इसको काट देता, कह देता कि इसी में अकेले टेंशन बताइए, ऐसे हॉरिजॉन्टल है। फिर क्या कहता मालूम है? कहता एमजी और टी बैलेंस है,
इसके अबाउट तो टॉर्क 0 हो जाएगा, ये टॉर्क लगेगा, इसको कौन बैलेंस करेगा? वो वाला M क्रॉस B वाला, वो भी तो बैलेंस करता है। तो ये ठीक है, ओके, इसको करके आएगा। ओके, थैंक यू।